Ladies and gentlemen, let me announce the winners of Miss India Rahul Gandhi edition. Fifth runner-up, Miss Sujata Trivedi, बनारस से, जो कि रिप्रेजेंट कर रही थी भारत की फॉरवर्ड कास्ट को. फोर्थ रनर-अप, मिस परमिंदर कौर, जो कि रिप्रेजेंट कर रही थी भारत के सिखों को. थर्ड रनर-अप, मिस हेमा मौर्य, मुंबई से, जो कि रिप्रेजेंट कर रही थी भारत के ओबीसीज को. सेकंड रनर-अप, मिस नेहा कुमारी, जो कि रिप्रेजेंट कर रही थी भारत के दलितों को. फर्स्ट रनर-अप, मिस जूलिया, जो कि रिप्रेजेंटेटिव थी भारत के ईसाइयों की. एंड वी हैव जॉइंट विनर फॉर द क्राउन, मिस फरजाना अहमद, जो कि रिप्रेजेंट कर रही है भारत के गरीब दबे मुसलमानों को. एंड मिस सुनीता कोले, जो कि रिप्रेजेंट कर रही है भारत के ट्राइबल्स को. थैंक्स टू द ऑर्गेनाइजर, फाइनेंसर, जज, वन एंड ओनली पीस इन इटसेल्फ, राहुल गांधी. और राहुल गांधी जी ने वादा किया है कि अगले वर्ष और अगाड़ी जाति की कोई महिला हिस्सा नहीं ले सकती. तो मैंने लिस्ट निकाली मिस इंडिया की. मैंने कहा भैया इसमें तो होगा, मतलब एक दलित महिला तो होगी, एक आदिवासी महिला तो होगी. ना दलित है, ना आदिवासी, ना ओबीसी, कोई नहीं. तो डांस गाना चलेगा वहां पे, कोई क्रिकेट की बात करेगा, बॉलीवुड की बात होगी, उसमें भी आपको कोई 90% का नहीं मिलने वाला. मिस इंडिया राहुल गांधी एडिशन की आप एक तस्वीर, एक क्लिप देख चुके होंगे. इसी मुद्दे पर होगा आज का वीडियो. हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम. कैसे हैं जनाब? तो आपने सुन लिया ना कि मिस इंडिया में कोई नहीं है, वहाँ कोई दलित नहीं है, वहाँ कोई अगाड़ी कितने हैं, पिछाड़ी कितने हैं, वगैरह वगैरह. फिल्म इंडस्ट्री में कोई नहीं है. इस मूर्ख को ये नहीं पता कि फिलहाल जिसकी पिक्चर हिट हो रही है उसका नाम है राजकुमार यादव, जिसको लोग राजकुमार राव के नाम से जानते हैं, जो अपने आप में ओबीसी है. इस मूर्ख को ये नहीं पता कि फिलहाल अक्षय कुमार की मूवीज फ्लॉप हो रही हैं, जो अगाड़ी भाटिया जाति से है, और पठान और जवान जो मुसलमान हैं उसकी पिक्चर 1,000 करोड़ का बिजनेस कर रही हैं. क्योंकि अपनी स्पीच में जो ये प्रयागराज में मूर्ख दे रहा था, किसी मुस्लिम महिला ने कुछ बोला तो ये बोलता है आप भी 90% में आती हैं, और आपका तो और बुरा हाल है क्योंकि आपको तो डायरेक्ट मारा जा रहा है. तो इसको ये बता दो कि राजकुमार यादव है वो, जो राजकुमार राव लिखता है, और उसकी पिक्चर फिलहाल 500 करोड़ पार कर चुकी है पिछले 10 दिन में, 7 दिन में. ये वो मूर्ख आदमी है. ये एक अपॉर्चुनिटी दे रहा है. ये लीडर ऑफ ऑपोजिशन बनने के बाद जब इसका मीडिया कवरेज ज्यादा हो रहा है तो ये अपॉर्चुनिटी दे रहा है बीजेपी को कि जिसको लोग पप्पू कहा करते थे, इसको पूरी तरह से एक्सपोज कर दें कि हम कहानी करते थे, ये पप्पू है, इसे ये नहीं पता, इसके दिमाग और जुबान में कनेक्शन नहीं है. ये अपॉर्चुनिटी इसके लिए नहीं है लीडर ऑफ ऑपोजिशन, ये अपॉर्चुनिटी बीजेपी के लिए है, जिसका बीजेपी मजबूती से इस अपॉर्चुनिटी को कैश नहीं कर पा रही है. जो लोकसभा में ये तीसरी और चौथी रो से पहली रो में आया है, लीडर ऑफ ऑपोजिशन बनाया गया है, तो भैया सारी बातों का कवरेज पूरा जाएगा. ज्यादा सवाल पूछ सकता है, ज्यादा विरोध कर सकता है. तो ये इसके लिए अपॉर्चुनिटी नहीं है, ये बीजेपी के लिए अपॉर्चुनिटी है. और अपॉर्चुनिटी इसलिए है कि 99 लेके ही लीडर ऑफ ऑपोजिशन बन गया है, 140 या 150 लेके लीडर ऑफ ऑपोजिशन नहीं बना है. तो ये बीजेपी अपनी इस अपॉर्चुनिटी को खो रही है, और इसका मजबूती से हंस के इसको काउंटर नहीं कर रही है. ये वो मूर्ख आदमी है, कल को पूछेगा चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ किस किस जाति के हुए. ये वो मूर्ख आदमी है जिसको ये नहीं पता इसके परिवार ने, जो उसकी कांग्रेस पार्टी ने मनमोहन को मिलाकर 60 साल जो राज किया, ये उसी का खामियाजा है जो ये देश भुगत रहा है. उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, ये सवाल इससे बीजेपी को पूछने चाहिए थे, जो ये टहल के बीजेपी से पूछ रहा है. कल को ये पूछेगा चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ किस किस जाति के हुए,
फिर ये पूछेगा कि परमवीर चक्र, अशोक चक्र, कीर्ति चक्र जिन किन किन को मिले, जो वीर गति को प्राप्त हुए या नहीं हुए, उसमें किस किस की जातियां थी ये बताओ। फिर ये क्रिकेट पर पूछेगा कितने कैप्टन हुए, किन किन जाति के थे, कितने मेंबर इंडियन टीम में हुए, वो किन किन जाति के थे, जो ओलंपिक्स में कंटिजेंट गया वो किन किन जाति के थे, मैन ऑफ द मैच किस किस को मिला ये बताओ, इसरो में कितने जो साइंटिस्ट हैं उसमें कौन कितने जाति के हैं। बीएनएस में 197 सेक्शन आता है, ये आपको इंग्लिश में दिखा रहा हूं और हिंदी में भी दिखा रहा हूं, 2 पार्ट दिखा रहा हूं। डीएनसी, डीएनई 2 पार्ट है, 3 साल तक की सजा है। साफ साफ लिखा है अगर आदमी समाज को लेके भ्रम फैलाता है, गलत जानकारियां देता है, तो उस पर यह मुकदमा लिखा जा सकता है। और ये बातें ये लोकसभा के बाहर बोल रहा है, लोकसभा के अंदर तो फिर भी मेंबर को एक इम्यूनिटी होती है। और साहब इस पर 197 नई बीएनएस की धारा के तहत इस आदमी पर मुकदमे नहीं हो रहे हैं। साफ साफ है कि यह भ्रम फैला रहा है। इस एफआईआर के साथ तुम लिस्ट दो मिस इंडिया की, सिर्फ जब लिस्ट दोगे तो उसमें दम नहीं है, वो हो जाएगा कि तुम सफाई दे रहे हो, वो हो जाएगा कि तुम सफाई दे रहे हो। लेकिन एफआईआर के साथ जब वो तुम लिस्ट दोगे तब मुकदमा लिखा जाएगा, और वो वही मुकदमा होगा जो मैंने मोदी के केस में बताया था कि सारे मोदी पैसा लेके क्यों भाग गए। ऐसे मुकदमे ये 2-2.5 महीने में 5 बार ओपन ब्लेटेंट अपॉर्चुनिटी दे चुका है, ब्लेटेंट अपॉर्चुनिटी कि इस पर मुकदमे हों, लेकिन हो नहीं रहे हैं। इसलिए माना जा रहा है कि ज्यादा चमक रहा है। ये अपॉर्चुनिटी चौथी बार लौटा दूं, बीजेपी के लिए है कि ये चमक रहा है। इट इज द करेक्ट टाइम टू स्टैब्लिश द फैक्ट कि ये आदमी डिटरमिनेटेड टू सोसाइटी और उसके दिमाग और जुबान में कनेक्शन नहीं है, कॉन्ट्रडिक्शंस हैं। और जितने मैंने आपको कॉन्ट्रडिक्शन बताए, फिर उसी में ये बोला कि जब मैं छोटा सा था मैं दादी के पास गया, मैंने दादी से बोला जब तुम मर जाओगी। अच्छा पहले सुन लेते हैं। मुझे एक बात और याद आई, यही सवाल मैंने दादी से पूछा था जब मैं छोटा था। मैं दादी के पास गया, मैंने कहा दादी जब आप मरेंगी, मरने के बाद आपको कैसे लोग कैसे याद करना चाहिए, लोगों को आप कैसे याद करना चाहिए? दादी का जवाब पता है? मैंने कहा आप क्या चाहती हैं कि लोग आपको कैसे याद करें? हाँ नहीं, उनका जवाब था मैं चाहती हूं कि याद ही ना करें। मतलब क्लैरिटी थी जी। तो ये बोल रहा है कि दादी ने बोला कि मुझे कोई याद ही ना करे। अच्छा, बचपने में भी इसको बोलने की तमीज नहीं थी। इसने दादी से जाके पूछा कि दादी जब तुम मर जाओगी, जब आप मर जाओगी तो आपको कैसे याद करें? अगर मैं अपनी दादी से ऐसे बोल देता तो पहले तो दादी एक चमाटा मुझे मारती, और फिर मेरी मम्मी मारती, और फिर मेरे फादर मारते। इसको बचपने से ये तमीज नहीं सिखाई गई कि बोलना कैसे है। इसको इसने ये दादी से जाके नहीं बोला कि दादी जी जब आप नहीं रहोगी, जब आप ऊपर चली जाओगी, जब आप चंदा मामा के, जैसे बच्चे बोलते हैं, आप लोगों ने देखा होगा, आप भगवान के घर चली जाओगी, दादी जब तुम मर जाओगी। यानी बचपने से दिमाग और जुबान में कनेक्शन नहीं है। तो यानी इनकी दादी की, इंदिरा जी की जो इच्छा थी कि मेरे मरने के बाद मुझे लोग ना याद करें, यही थी। और हम लोग सब चाहते हैं कि हम अपने बुजुर्गों की इच्छा को पूरा करें। अब जब मैं ये चीज ढूंढ रहा था तो इनके नेहरू जी, इंदिरा जी, राजीव जी के नाम पर 64 तो गवर्नमेंट स्कीम निकली, 30 टूर्नामेंट निकले, 15 स्कॉलरशिप निकली, 20 स्टेडियम निकले, और करीबन 40 हॉस्पिटल निकले गवर्नमेंट के बड़े, एयरपोर्ट 5 निकले, और ये यूनिवर्सिटी एंड इंस्टीट्यूशन 150 निकले, अवार्ड लगभग 50 निकले। तो मेरे हिसाब से इस परिवार को, जो कांग्रेस पार्टी को, इंदिरा जी की मुंह से निकली बात जो उन्होंने एक बच्चे के सामने बोली थी जिसके दिमाग और जुबान में कनेक्शन नहीं था, इनको सीधा से एक काम करना चाहिए कि जितने भी अवार्ड, इंस्टीट्यूशंस, एयरपोर्ट वगैरह वगैरह, कम से कम इंदिरा जी के नाम हैं, उनका नाम बदलवा दें। क्योंकि वो तो इच्छा थी अगली की कि मुझे किसी भी तरीके से किसी काम के लिए याद ना किया जाए। तो लोकसभा में यही चीज, या किसी इंटरव्यू में कोई एक इंसान खड़ा हो और वो यही बात रिपीट कर दे, राहुल गांधी जी आज हम लोगों को पता चला कि इंदिरा जी की क्या इच्छा थी कि उनके काम वाम के लिए उनको कभी याद ना किया जाए, कुल मिलाकर मुझे याद ही ना करें, ये बोल रहा है। उन्होंने कहा मुझे याद ही ना करें। तो जितनी भी ये लिस्ट है उसमें से इंदिरा जी का नाम हटवा दें, पूछ के देखो,
ऊपर से नीचे तक जल जाएगा, तड़ से बोल देगा बीजेपी क्यों, बीजेपी क्यों, बीजेपी से भेजे गए हो, कौन सी मीडिया से हो, गोदी मीडिया से हो, और वो ही चीज पकड़ के इसको पूरी हिंदुस्तान में एक्सपोज करिए। आप कितना सिंपल सा तरीका बता दिया, और ये बात समझ आ गई कि ये वाकई अपनी दादी की इच्छा पूरी नहीं कर रहा है। एक तो नाम को लेके नहीं कर रहा है, ठीक, अब तो ये सर्वे सर्वा है ना, एक तो नाम को लेके नहीं कर रहा है, एक उनकी दूसरी इच्छा थी, और ये पता चल गया ये वाकई अपनी दादी की नहीं सुन रहा है। अगर सुन रहा होता तो ये बात ही कोई दूसरी कर रहा होता। दादी को भी सुन लीजिए कि उनकी इच्छा क्या थी, जो इस उनके पोते ने उनकी नाफरमानी करी। सुनिए। असल में मेरा विश्वास जातिवाद में नहीं। मैं तो चाहूंगी कि ये शब्द हम हटा दें अपने देश से, हम सब अपने को एक माने। जी, तो यहां भी ये अपनी दादी की नहीं सुन रहा है, और इसमें एक मुझे कॉन्स्पिरेसी भी नजर आ रही है। कहीं ऐसा तो नहीं कि उस टाइम में दादी ने जातिवाद को देश के लिए हानिकारक बताकर पिछड़ी जातियों के इस बहाने से ही हक छीन लिए और अपने चाहने वालों को आगे बढ़ा दिया। ये भी इसका एक इंटरप्रिटेशन हो सकता है। तो ये दोनों सवाल फिर राहुल गांधी से पूछे जा सकते हैं कि आपकी दादी जो ये आपसे बोलती थी जातिवाद को लेके, आप यहां भी उनकी नहीं सुन रहे हो, नाम को लेके भी नहीं सुन रहे हो, और जब आपकी दादी ने इस देश में से जातिवाद खत्म कर दिया तो ऐसा तो नहीं वो एक बहाना था या वो एक ट्रैप था और एक वो कॉन्स्पिरेसी ऑफ साइलेंस था कि किसी भी बेचारे पिछड़े को इसी बहाने से ना आगे आने दो, ये बोल के कि जाति में क्या रखा है, देश की उपलब्धि में ये रोड़ा बनती है। ये सवाल भी भाजपा को इसी तरीके से इस आदमी से पूछना चाहिए। अब एक और इसका कॉन्ट्रडिक्शन सुन लीजिए, फिर वीडियो खत्म करूंगा। सुनिए कॉन्ट्रडिक्शन। बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि भैया देखो हम जाति जनगणना करेंगे, उसमें ओबीसी का सेक्शन दे देंगे। जाति जनगणना सबसे पहले सिर्फ वहां ओबीसी लिखना का कोई मतलब, अलग 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 कम्युनिटीज हैं, हम हर कम्युनिटी की लिस्ट चाहते हैं। अलग अलग कम्युनिटीज हैं, हम सबकी लिस्ट चाहते हैं, सिर्फ ओबीसी से लिखने से काम नहीं चलेगा। एंड सेम होल्ड्स गुड विद एससी, कि एससी में भी अलग अलग सेक्शंस हैं, अलग अलग सरनेम है। ये एक आपने इसकी बात सुन ली। अब ये बताओ कि ये क्रीमी लेयर का विरोध क्यों कर रहा है जो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया था? क्यों कर रहा है? क्यों कह रहा है कि पार्लियामेंट से, इसका अध्यक्ष बोल रहा है कि पार्लियामेंट से सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को रिवर्स होना चाहिए, और अफसोस कि मोदी जी ने भी रिवर्स कर दिया। अरे यही तो क्रीमी लेयर है कि एससी और ओबीसी को आप एक होमोजीनियस ग्रुप नहीं मान सकते। पहले मान सकते थे, अब नहीं मान सकते। यही ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने 6 के ऑर्डर में कहा कि उसके अंदर घुस के आपको छटाई करनी पड़ेगी, और इसी छटाई की बात कर रहा है। और कर क्यों रहा है? ये अलग अलग कम्युनिटी का ब्यौरा क्यों मांग रहा है? इसीलिए तो मांग रहा है ये देखने के लिए कि इसमें कौन पिछड़ा रह गया, चाहे वो ओबीसी हो चाहे वो एससी हो। और इसी सोच का दूसरा नाम क्रीमी लेयर है। ये आदमी है। सो अपनी बात खत्म करूंगा। इट इज एन अपॉर्चुनिटी इन द हैंड्स ऑफ बीजेपी कि ये एलओपी बन गया है और सामने बैठने लगा है। यानी एक बिल्कुल कमजोर चारा, एक पंचिंग बैग तुम्हारे सामने आ गया है। छुप के पीछे जब ये था तब ये लगता था कि आप इसको ढूंढ के टारगेट कर रहे हैं। अब ये सामने है तो इस मौके का फायदा उठाओ। मौके का फायदा नहीं उठाओगे तो आगे जाके नुकसान हो सकता है। जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा।